नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सपना जैन। मन की उड़ान के अपने इस चैनल पे मैं आपको कहानी और कविताएं सुनाती हूँ। डॉक्टर मधुकर गंगाधर की कहानियों का सिलसिला जारी है और उनकी इसी कहानियों की श्रृंखला में मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ उनकी एक कहानी जिसका शीर्षक है प्रोफेसर साहब। प्रताप होटल को हम लोग गोल क्लब कहते हैं और आप इसे यूएनओ का हाल कह सकते हैं। कदम कुआं के उस नुक्कड़ पर जहां से सीधी सड़क लोहानीपुर जाती है, बसा हुआ ये होटल शाम सवेरे हम दो चार गिने चुने सज्जनों द्वारा ही आबाद किया जाता है। इसीलिए इस होटल पर हम लोगों का उतना ही अधिकार है जितना पार्लियामेंट में जनता के प्रतिनिधियों का। समूचे शहर के चुने हुए और घर गृहस्थी के चुनाव से छटे हुए हम चंद महानुभाव इस होटल की मेज पर यूएनओ के सदस्यों की तरह अपने हृदय राज्य की बातें बिना किसी हिचक रख सकते हैं और जमकर बहस कर सकते हैं। लेकिन विधानसभा के सदस्यों की तरह यहाँ भी कुछ ऐसे सदस्य हैं जो या तो बैठकर ऊँघा करते हैं या मित्रों की बातों को डरबी के घोड़ों की टाप समझ प्रशांत महासागर की तरह बिल्कुल शांत रहा करते हैं और समय आने पर डाकुओं द्वारा हैंडसअप कहे व्यक्ति की तरह वोट देने के लिए अपने दोनों हाथ उठा दिया करते हैं। उस दिन हम सभी सदस्य बैठ चुके थे और अपनी तकदीर की चिंता छोड़ रूस, चीन, भारत, अमेरिका की तकदीर का फैसला कर रहे थे। तभी साटन के सूट में और हाथ में एक चमड़े का छोटा सूटकेस लटकाए किसी महानुभाव ने होटल में पैर रखा। पुराने परिचित की तरह टेबल पर सूटकेस रखकर बैठ गए और चाय का ऑर्डर देकर हम लोगों की गपशप में घुल मिल गए। पल भर बातें कर चाय की प्याली होठों से लगाते हुए आगंतुक सज्जन बोले, आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इस बीच में मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सभी सतर्क हो गए कि अब जैसे अमेरिका रूस को धमकी देगा या रूस अमेरिका को गालियाँ। उनके सूटकेस पर सुंदर अक्षरों में लिखा था प्रो एनवी शर्मा। यह प्रो हम लोगों के लिए बड़ा भयानक था। आप जानते हैं कि हम लोग घर से, द्वार से, यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेज से भी छटे हुए हैं। हम लोग दम साधे चुप रहे। इसी बीच प्रो शर्मा ने कहा, मेरा प्रश्न बहुत छोटा है मगर कीमती है, बिल्कुल कोहिनूर के माफिक। और हाँ, इस प्रश्न पर विचार करते समय आप अपने दिमाग पर पूरा काबू रखिएगा। इस सिलसिले में ये भी बता देना अच्छा समझता हूँ कि दिमाग पर काबू रखने के लिए, दिमाग को तर रखने के लिए मेवा कुसुम से अच्छा तेल आज तक नहीं बना। मेवा कुसुम का नाम सुनना था कि मिस्टर झा के झुके हुए सीने में जैसे एटम बम का विस्फोट हो गया। वे निनाद कर उठे, क्षमा करना प्रोफेसर, हम तुम्हें अच्छा खासा प्रोफेसर समझ रहे थे। तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि तुम मेवा कंपनी के एजेंट हो। मगर ये काम बुरा है, बहुत बुरा। एजेंट ही बनना है तो किसी बीमा कंपनी का बनो। और ये भी याद रखना शर्मा, हम तुम्हारे घपले में नहीं आएंगे। हम जनता हैं, शुद्ध जनता, जनता के प्रतिनिधि नहीं। और इसीलिए आज भी सन 37 की तरह ही गांधी बाबा की बातों पर अमल करते हैं। गांधी बाबा ने शुद्ध खद्दर खाने, पहनने और लगाने को कहा है। मेवा कुसुम मिल मेड है और हम लोग शुद्ध सरसों का तेल लगाते हैं, खद्दर तेल। अब तक राघवेंद्र जी चुप थे। बोले, मिस्टर झा, खद्दर की बातें छोड़ो। खद्दर के विषय में अब दो दल हो गए हैं, हीनयान और महायान। हीनयान वालों से मेरा मतलब है केवल खद्दर पहनने वालों से, और महायान वालों से मेरा मतलब है खद्दर में प्रत्येक कर्म करने वालों से। वे खद्दर खाते हैं, खद्दर पहनते हैं, खद्दर बातें करते हैं और खद्दर सपना देखते हैं। हमारे गांव का रघु मोची ग्राम पंचायत का मुखिया हो गया है और उसी दिन से महायान में दीक्षित हो गया है। उस दिन बातों बातों में उसने बताया कि अगर खद्दर में प्रत्येक काम होने लगे तो देश का उद्धार जल्द ही हो जाएगा। इसी सिलसिले में बतलाया कि मुखिया होने के दूसरे ही दिन से उसने नियम बना लिया है और घूस भी खद्दर में ही लिया करेगा। मिल मेड घूस अब नहीं लेगा। नोट और रुपए हाथ से नहीं बनाए जा सकते, अतः वे मिल मेड हैं। जौ, गेहूं आदि खद्दर। अतः खद्दर के विषय में इतना ही कहा जा सकता है
कि जेहि जानत जग जाई हेराई, सो अब खद्दर की बातें छोड़ प्रोफेसर के प्रश्न को ही सामने आने दिया जाए। सबने राघवेंद्र की सूझ पर दाद दी और सदा के वामपंथी मिस्टर झा को खामोश कर दिया। प्रोफेसर सिद्ध योगी की तरह आंखें मूंदते हुए बोला, प्रश्न छोटा है और खूबसूरत भी, गोरे गाल पर तिल की तरह। मैं आप महानुभावों से पूछना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे भीषण अस्त्र कौन सा है? गहरी खामोशी छा गई। पल भर बाद शर्मा उठकर खड़े हो गए और खांस कर गला साफ कर कहने लगे, मेरे अजीज दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप क्या जवाब देंगे। तो बम, गैस, यही तो बताएंगे ना। मगर मैं उससे भी भीषण और महान अस्त्र का नाम सुनना चाहता हूं। चारों ओर सन्नाटा रहा। विजेता की तरह इधर उधर देखकर शर्मा ने कहना शुरू किया, अब अधिक सोचने की जरूरत नहीं है। अधिक सोचने से आपके सर में दर्द हो जाएगा और सर दर्द की एकमात्र दवा पुष्पा बाम लगाना पड़ेगा। अब मैं खुद उस अस्त्र का नाम कह देना चाहता हूं। शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, वो अस्त्र है थूक। तो बंदूक और बम से आप किसी को मार सकते हैं, मगर उसे मरने का मजा नहीं दे सकते हैं। शरीर और आत्मा को एक साथ कब्र में भेज देना आसान है, मगर शरीर महफिल में रहे और आत्मा कब्र में, यह बहुत कठिन है। ये काम थूक से ही संभव हो सकता है। आप किसी आदमी के मुंह पर थूक कर देखिए तो भला। लोग ठठा कर हंस पड़े। शर्मा जोर जोर से कहने लगे कि आप लोग हंसते हैं। हंसना निश्चय ही पाचन शक्ति प्रदान करती है, मगर जब आपके शहर में प्रत्येक दुकान पर मात्र 6 आने में मिलने वाली दवा मुल्तानी धारा मौजूद है, तब इस कसरत की क्या जरूरत है? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे शब्दों के वस्तुगत सौंदर्य पर ध्यान दें। मुंह पर थूकना मुहावरा बनाने वाला निश्चय ही महान वैयाकरण रहा होगा, जिसे शब्द की अभिधा, व्यंजना और लक्षणा तीनों शक्तियों का ज्ञान रहा होगा। आप थूक के सौंदर्य को समझ नहीं रहे हैं शायद। मैं जरा मेहनत लगाकर अपने विषय को स्पष्ट करता हूं। इस सिलसिले में यह भी जान लें कि थूक 3 तरह का होता है और तीनों की अपनी विशेषताएं होती हैं। थूक के 3 भेद हैं, सादा, मीठा और तीता। लेकिन हमें अभी उसके भेदोपभेद की चर्चा नहीं करनी है। राघवेंद्र जी ने मस्तक नवाते हुए कहा, हरे हरे, धन्य हो प्रभु। आपकी सूझ सूर, तुलसी, प्लेटो और गेटे से भी ऊंची है। भगवान की दया से अगर आपके दर्शन हो गए हैं तो कृपा करके इस विषय की गंभीर मीमांसा कर दें और हमें ज्ञान अर्जन का अवसर प्रदान करें। प्रो शर्मा व्यास गद्दी पर बैठे पंडित की तरह गंभीर मुद्रा में कहने लगे, आप लोग जिज्ञासु हैं और जिज्ञासुओं के अनुरोध पर विषयांतर होने में भी कोई दोष नहीं होता। सादे थूक से मतलब अनायास निकलने वाले थूक से है। खैनी वाले, पान खाने वाले, भिन्न प्रकार के पात्रों के अनुसार इसका रंग भिन्न होता है। हाँ, इसका लक्ष्य बुरा नहीं होता है। इस थूक का ट्रेडमार्क है, क्षमा करें, माफ करें, एक्सक्यूज मी प्लीज। ट्रेन की खिड़की और पान की दुकान पर यह बहुतायत से पाया जाता है। इसके पीछे किसी प्रकार की पूर्व निर्धारित भावना नहीं रहती है, अतः हम इसे सादा, निर्विकार या निर्लिप्त कह सकते हैं। कभी कभी इसका ईश्वर प्रदत्त रूप भी देखने में आता है। किसी कामरेड का आगे वाला दांत टूटा है या दांतों के बीच में सुराख है, बातें करते करते अनायास ही ऐसे मुंह से थूक निकलता है। दांत हमारे जल्दी टूटे नहीं और न खराब हों, इसके लिए भी दवा बनी है। हिंदुस्तान केमिकल कंपनी की एंटीसेप्टिक मिली दातांजन, महानुभाव। सादे थूक का प्रयोग अनजान में होता है, अतः गलती इसका उद्गम और सावधानी इलाज है। लोग इसे हंसकर टाल दिया करते हैं। राघवेंद्र ने जिज्ञासा से पूछा। शर्मा उसी प्रकार कहने लगे, बता रहा हूं दोस्तों, मीठी छुरी का नाम तुम लोगों ने अवश्य सुना होगा। बस इसे वैसा ही समझ लो। आप इसे 2 भागों में बांट सकते हैं, ठंडा और गर्म। ठंडा के पीछे सात्विक वृत्ति रहती है और गर्म के पीछे राजसी वृत्ति। ये चुंबन से प्राप्त होता है, बच्चों से ठंडा और जवानों से गर्म। मेरे जिगरी दोस्तों, मैं समझता हूं अब ज्यादा व्याख्या आप ना चाहेंगे। इसकी महिमा पुराणों तक ने गाई है और संत तुलसीदास ने तो खुले शब्दों में इसकी चर्चा की है। दरस परस मन जन अरूपाना, मिटे दोष कह कृपा निधाना।
किंतु आप गौर से इस मामले की जांच कीजिए। संत तुलसीदास ने चरक और धन्वंतरी से प्रोपेगेंडा के लिए अवश्य पैसा लिया था, नहीं तो भला ही ऐसी बातें क्यों लिखते। चुंबन के कैप्सूल्स में बीमारी की कृमि भरकर किसी शरीर में डाल देना और एक दिन उसे अस्पताल में सोए सोए पानी मांगते देखना ही इस तरह के थूक प्रयोग करने वालों की इच्छा रहती है। शर्मा ने रुककर सिगरेट सुलगाई। सिगरेट का धुआं फेंकते हुए कहने लगे, तीसरे प्रकार के थूक को तीता कहा जाता है। आकार भेद की दृष्टि से इसके भी दो भेद हैं, लघु और विराट। एक रूप होता है और एक इसका निराकार। इस निराकार के प्रयोग के लिए सहारा मरुभूमि या प्रशांत महासागर नहीं चाहिए। बैठे बैठे खड़े खड़े कह दिया जाता है, मैं तुम्हारे मुंह पर थूकता हूं। क्या कहा, मेरे मुंह पर? राघवेंद्र जी सिंहनाद कर उठे। शर्मा ने हंसते हुए कहा, माफ कीजिएगा, ये तो मैंने उदाहरण दिया। मैं भला आपके मुंह पर क्यों थूकूं? आप न ईमानदार मजिस्ट्रेट, न साधना करने वाले साधु, न सत्य बोलने वाले राजनीतिज्ञ, फिर आपके मुंह पर क्यों थूकूं? हाँ, तो मैं तीते थूक के विषय में बतला रहा था। लघु का अर्थ तो आप जानते ही होंगे, अल्प मात्रा। यह अधिक गुस्से के समय प्रयोग में लाया जाता था। इस अतीतकालीन संकेत पर ध्यान दें। इस थूक का प्रयोग युद्ध क्षेत्र में किया जाता था। पहले लोग कबीले में रहते थे और हाथापाई करके लड़ते थे। धीरे धीरे सभ्यता के विकास के साथ युद्ध का स्वरूप भी बदला और बोतल पंप के गुलाब जल की तरह झरने वाला थूक रासायनिक वैज्ञानिक प्रयोगों के सहारे लघु से विराट बनाया जाने लगा। वैसे तो पान के बीड़े मुख में रखने के साथ ही ये विराट होने लगता है, मगर युग की भूख को इतने से क्या होने को था। नए नए प्रयोग हुए और मुश्की, जाफरानी आदि कई मसाले निकल आए। 19वीं सदी के अंत में इसके इतिहास में जर्दा युग आता है और पटना के मुल्तान हुसैन सुल्तान हुसैन ने तो कमाल कर दिया। मिस्टर झा अब रुक ना सके, बोल उठे, बहुत हो चुका, अब रहने दीजिए। आप थूक पर एक थीसिस क्यों नहीं लिख डालते? हमारे विश्वविद्यालय के अधिकारी अंधे हैं कि ऐसे ऐसे प्रचंड प्रोफेसर को अभी तक गवेषणा के लिए ऑक्सफोर्ड, पेरिस नहीं भेजा। भला मैं पूछ सकता हूं कि आप इन्हीं उलूल जुलूल विषयों पर लेक्चर देने के लिए बहाल किए गए? शर्मा ने उसी स्वर में कहना प्रारंभ किया, अगर मैं हाँ कहूं तो आपको अधिक दुख होगा, क्योंकि आप मेरा अपमान करने पर तुले हैं। एक ऐसे मास्टरमाइंड का अपमान जिसके दिमाग में शेक्सपियर घास छील रहा है, कालिदास रिक्शा खींच रहा है और बर्नार्ड शा घूम घूम कर मलाई बर्फ बेच रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से लड़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि लड़ाई करना मेरा पेशा नहीं है। उस पेशे के लिए लोग सरकारी दफ्तर में भर्ती होते हैं और वर्दी पेटी लगाकर रुपए पैदा करते हैं। आप थूक का नाम सुनते ही नाक भौं सिकोड़कर घिनाते हैं और मेरे पर गुस्सा करते हैं। यह अधिकार आपको तभी मिल सकता है जब आपने अपने मुंह से सारा थूक निकालकर बाहर कर दें। जिस चीज को आप प्यार से 24 घंटे अपनी जिह्वा पर बैठाए रखते हैं, उसके प्रति आपकी उपेक्षा शोभनीय नहीं है। अगर मैं इतिहास के पन्ने खोलकर थूक की महत्ता पर प्रकाश डालने लगूं तो आप भौचक्के रह जाएंगे और सत्य के नाम पर ढोल पीटने वाले इतिहासकारों की मक्कारी जानकर ताजुब करेंगे। मगर मैं प्रकाश नहीं डालना चाहता। आप ये क्या कह रहे हैं? बातें खुली हैं तो इतिहास का एक आध अध्याय भी खोल ही डालिए, राघवेंद्र जी ने कहा। शर्मा ने कहना शुरू किया, आप लोग नहीं मानते तो मुझे कहना ही पड़ेगा। चाहत के वश में भगवान को रथ हाँकना पड़ा था। विगत इस युद्ध को तो आप लोग जानते ही होंगे। नहीं जानने का अर्थ है अपने को मूर्ख साबित करना, और मैं जानता हूं कि आप में से कोई भी मूर्ख नहीं है। और तब हिटलर का नाम नया नहीं मालूम पड़ता होगा। हिटलर बहुत पान खाया करता था। अचानक दुश्मन के मुंह पर वो लच्छेदार थूक फेंक देता था और जब तक दुश्मन संभले वो गोली मार देता था। पनबट्टी के सहारे वो मास्को तक पहुंच गया था। इसी बीच एक दुर्घटना हो गई। हिटलर में कमी यह थी कि वो दिमाग को तर रखना नहीं जानता था, इसीलिए दिमाग पर काबू नहीं था। संयोग से एक दिन हिटलर की पनबट्टी मास्को की गलियों में खो गई और स्टालिन के जासूस के हाथों पड़ गई। सारा राज खुल गया तो स्टालिन ने भी पान खाना शुरू कर दिया। उसका कोई भारतीय जासूस पटना शहर घूम आया था, जिसे मुल्तान हुसैन सुल्तान हुसैन के जर्दे का पता था। फिर क्या था, जर्दा भी प्रयोग में लाया जाने लगा। स्टालिन मेवा कुसुम का तेल का पुराना भक्त था ही।
अब उसे पान और जर्दे का सहारा मिल गया। फिर तो उस जहां मर्द ने ऐसा कदम उठाया कि हिटलर की मिट्टी पलीत कर दी। मेरे अजीज दोस्तों, स्टालिन हमारी आपकी जिंदगी के सामने इतिहास का पिलार है। आप भी अगर चाहें तो उस रास्ते पर चलकर स्टालिन बन सकते हैं। और आप जानते हैं कि मेवा कुसुम, केश तेल और मुल्तान हुसैन सुल्तान हुसैन। मिस्टर झा उठकर बीच में दहाड़ उठे। चुप हो जाओ, अब हम ज्यादा सुनना नहीं चाहते। तुमने फिर प्रचार करना शुरू कर दिया। शर्मा ने शांत स्वर में कहा, प्रचार का ही तो पैसा खाता हूं। हम लोगों ने एक साथ पूछा, तुम प्रचारक भी हो? प्रचारक ही तो हूं, और प्रोफेसर नहीं। मैंने कब कहा कि मैं प्रोफेसर हूं? मक्कार, सूटकेस पर फिर प्रोफेसर क्यों लिखवाया? प्रोफेसर कहाँ है जनाब? केवल प्रो लिखा है, जिसका अर्थ है प्रोप्राइटर। आप लोग वंदे मातरम स्टोर्स को शायद जानते होंगे। मिस्टर झा ने चीख कर कहा, निकल जाओ यहां से, हम तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहते। शर्मा ने सूटकेस उठाते हुए कहा, यह ज्यादती है महाशय। मेरी सूरत कुछ इतनी बुरी नहीं कि आप उसे देखना गवारा नहीं करेंगे। और ये होटल है, आपका घर नहीं कि आप सूरत पसंद कर लोगों को यहाँ बैठने देंगे। लेकिन मैं खुद जाना चाहता हूँ। अच्छा, विदा। हाँ, याद रखेंगे, वंदे मातरम स्टोर्स, कदम कुआं, पटना। मुझे उम्मीद है मेहरबान कि आप एक बार मेरे यहाँ तशरीफ जरूर लाएंगे और पफ, पाउडर, सेंट इत्र के ग्राहक के साथ आएंगे। मेरा मतलब हुजूर की श्रीमती जी से है। तो ये थी डॉक्टर मधुकर गंगाधर की कहानी प्रोफेसर साहब। नमस्कार।